बहुत पहले किसी ने उनसे एक खास बातचीत को तुरंत खत्म करने के लिए कहा था और एक शब्द भी सुनने से मना कर दिया था। धमकी बहुत सीधी और डरावनी थी। अगर उन्होंने दोबारा वो नाम लिया तो उन्हें इलाके से बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे उनके खून के रिश्ते और खानदान की कोई कीमत ही न हो। लोरेना ने बिना सोचे समझे अपनी मातृभूमि छोड़ दी थी, झुकने के बजाय दूर रहना चुना था। जाने के बाद से उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं चला, न कोई चिट्ठी, न कोई पक्की खबर, बस सन्नाटा। इसलिए वे ऐसे वापस नहीं जा सकती थीं जैसे उनके जाने के बाद वक्त वहीं रुक गया हो। यान अपनी साथी को तिरछी नजरों से देख रहा था। उसे उसका ये सन्नाटा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये कोई शांति भरा सन्नाटा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुख अंदर ही अंदर दबा हुआ हो। ये साफ था कि उन्हें अपने घर लौटने की कोई खुशी नहीं थी। यान को पता था कि जल्द ही लोरेना को ऐसी खबर मिलेगी जो उन्हें सब कुछ अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी, ऐसी खबर जो पुरानी बातों को झकझोर कर रख देगी। उसे इस बात का पक्का भरोसा था, जैसे दुनिया उनके लिए कोई बड़ा सच सामने लाने की तैयारी कर रही हो, और जब वो आएगा तो वे पूरी तरह हिल जाएंगी। उनके आसपास यात्री एवलॉन पहुंचने की चर्चा करने लगे। डिब्बे में फुसफुसाहट और उत्सुकता बढ़ने लगी। बातों के कुछ अंश सुनाई दे रहे थे, कयास, जिज्ञासा और इंसानों की वो पुरानी आदत की ताकतवर लोगों के बारे में बातें करना उन्हें बड़ा रोमांचक लगता है। अचानक यान को पास ही से कुछ सुनाई दिया। कोई दबी हुई आवाज में पूछ रहा था कि क्या वो शख्स वाकई ऐसा करेगा। सवाल में जो गंभीरता थी उसने यान को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। एक यात्री ने कंडक्टर के पास जाकर पूछा कि क्या ट्रेन सच में एवलॉन में नहीं रुकेगी, जबकि वे उसके इतने करीब थे। कंडक्टर के चेहरे से लग रहा था कि यात्री बस बेताब है और वो इसे मामूली बात समझकर टाल रहा था। कंडक्टर के मुताबिक ट्रेन वहां नहीं रुक सकती थी। राजकुमार की नाराजगी की वजह से एवलॉन को छोड़कर जाना मजबूरी थी, या कम से कम ऐसी ही अफवाह थी। पर यात्री ने पलटकर कहा कि राजकुमार की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है और रईसों के दरबार में वक्त बदलते देर नहीं लगती। यान बड़े गौर से सुन रहा था। उसे उस बातचीत में छिपी बेचैनी समझ आ रही थी। उस यात्री को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार ने अब किसी को क्यों बुलाया है, और यान के मन में भी कुछ ऐसी ही बातें चल रही थीं। यान ने उत्तर के इलाकों को इसलिए चुना था क्योंकि इस सफर का असली मकसद सरकारी कागजों पर लिखे फर्ज से कहीं ज्यादा गहरा था। पहली नजर में इन चर्चाओं के केंद्र में जो शख्स था वो शायद कोई चिड़चिड़ा बूढ़ा विद्वान लगता जिसका मिजाज खराब हो, पर असल में वो सम्राट और राजकुमार का गुरु था, जिसे लोग मुख्य ज्ञानी कहते थे। एक ऐसा शख्स जिसका असर तलवारों से कहीं ज्यादा गहरा था। यान उसी से मिलने आया था। हालांकि वीगोर के बारे में कहा जाता था कि वो एक आम आदमी है, न कोई जादूगर, न कोई मशहूर योद्धा, पर उसका दिमाग कमाल का था। उसकी सलाह की बहुत कद्र थी क्योंकि उसमें ज्ञान और दर्शन का वजन था, ऐसी बुद्धिमानी जो चंद शब्दों में साम्राज्य की शक्ल बदल सकती थी। ऐसी उपलब्धियों की वजह से सम्राट ने वीगोर को एक साधारण परिवार से ऊपर उठाकर काउंट का खिताब दिया था। ये इस बात की गवाही थी कि काबिलियत खानदान से ज्यादा कीमती हो सकती है। हालांकि दरबार में रईस लोग एक ऐसे आदमी से अक्सर जलते थे जो बिना किसी ऊंचे खानदान के इतना ऊपर पहुंच गया था। यान की पिछली जिंदगी में इसी विद्वान ने ऐशो आराम देखा था। उसके पास आलीशान कमरे और रुतबा सब कुछ था। वो सुख सुविधाएं तो असली थीं, पर वे कभी वीगोर के ज़मीर की आवाज को दबा नहीं पाईं। एक दिन दुख और गुस्से से रोते हुए वीगोर ने शासक से जनता की तकलीफों के बारे में सवाल किया था, उन लोगों के बारे में जिन्हें सिंहासन ने भुला दिया था।
उसने एक ऐसे राजा के बारे में बात की जो सत्ता में अंधा हो गया था और उन सिद्धांतों को भूल गया था जिन्होंने उसके शासन को महान बनाया था। उसकी बातें किसी आरोप की तरह थीं। सच्चाई के प्रति इस अडिग वफादारी के बदले पागल सम्राट ने दया के बजाय क्रूरता दिखाई। उसने उस विद्वान को सुधार के बजाय मौत की सजा दी, ये साबित करते हुए कि एक भ्रष्ट दरबार में ईमानदारी को गद्दारी माना जाता है। पर वो खौफनाक अंजाम तो भविष्य की बात थी। फिलहाल यान के पास वक्त था। ट्रेन के डिब्बे में वीगोर ने किसी भी परेशानी के लिए बड़ी शालीनता से माफी मांगी, जबकि कंडक्टर बड़े गर्व से बता रहा था कि उसने उन लोगों को निकाल बाहर किया जिन्होंने बूढ़े आदमी को परेशान किया था। ट्रेन के स्टाफ ने उस विद्वान के लिए एक अलग केबिन तैयार किया ताकि वे शोर शराबे से दूर रह सकें। वीगोर ने मुस्कुराते हुए कंडक्टर का शुक्रिया अदा किया और उस केबिन में चले गए जैसे ये कोई मामूली बात हो, हालांकि इसमें कुछ भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। ये सब यान की नजरों से नहीं बच पाया। उसने न सिर्फ उनके शब्दों को सुना बल्कि उनके लहजे और उनके बीच के तनाव को भी महसूस किया, क्योंकि उसे पता था कि खतरा अक्सर तमीज का नकाब ओढ़कर आता है। कुछ देर बाद कंडक्टर और वीगोर उन नाइटों के पास से गुजरे जो अपने पहले मिशन पर जा रहे थे। वे बिना रुके अपने केबिन की ओर बढ़ गए। उनकी चाल सधी हुई थी, जैसे किसी बोर्ड पर मोहरों की जगह बदली जा रही हो। चलते चलते कंडक्टर ने अपना दाहिना हाथ पीठ के पीछे ले जाकर अपनी उंगलियों से एक खास इशारा किया। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी, बल्कि भीड़ से बचकर किया गया एक सोची समझी इशारा था। फिर उसने एक के बाद एक अपनी उंगलियां मोड़कर कुछ इशारे किए। ये सब किसी रटे हुए कोड की तरह था, खामोश, तेज और ऐसा कि कोई आम आदमी उसे देख न पाए। यान फौरन समझ गया, ये इशारों वाली भाषा थी, कोई गुप्त संदेश जो किसी और को दिया जा रहा था। ये सोचकर ही उसका मन भारी हो गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि इस ट्रेन पर सिर्फ सफर नहीं हो रहा, बल्कि इस पर नजर रखी जा रही है और शायद इसका शिकार होने वाला है। वो तेज रफ्तार ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही और जल्द ही बाहर के नज़ारे गायब हो गए, क्योंकि ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुसने वाली थी। सुरंग का मुंह जमीन पर किसी खुले घाव जैसा लग रहा था, जिसने रोशनी को निगल लिया और डिब्बे में अजीब सी डरावनी परछाइयां नाचने लगीं। उस अंधेरे में जहां कोई चेहरा नहीं दिखेगा और चीखें शोर में दब जाएंगी, वहां वीगोर को मारना बहुत आसान होगा। वे बुरे लोग जो स्टाफ और शरीफ यात्रियों का रूप धरे हुए थे, उनके पास हमला करने का ये सबसे सही मौका था। यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये लड़ाई की खुशी नहीं थी, बल्कि ये सुकून था कि दुश्मन बिल्कुल वैसे ही जाल में फंसा है जैसा उसने सोचा था। यान साम्राज्य के प्रति वफादार था, सम्राट के प्रति नहीं। ये फर्क उसके खून में बसा था। वो अपने देश और जनता के लिए जान देने को तैयार था, भले ही इसका मतलब उन ताकतवर लोगों के खिलाफ जाना हो जो सिंहासन को ही देश समझ बैठे थे। वीगोर की बुद्धिमानी उन लोगों को खटकती थी जो अंधेरे और साजिशों के दम पर फलते फूलते थे। इसीलिए क्रांतिकारी सेना के सैनिक उसे अगवा करना चाहते थे, क्योंकि जो इंसान राजाओं को सोचना सिखा सकता है, वो मैदान में किसी तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। बिना किसी को पता चले अपनी बात पहुंचाने के लिए उन सैनिकों ने इशारों की एक खास भाषा बनाई थी। इससे वे सबके सामने एक दूसरे को आदेश दे पाते थे और आम लोगों को लगता था कि वे बस यूं ही हाथ हिला रहे हैं। तभी कंडक्टर की आवाज गूंजी कि तकनीकी वजहों से ट्रेन को सुरंग के अंदर रुकना पड़ेगा। उसने यात्रियों से शांत रहने और अपनी जगह पर बैठे रहने को कहा। ये शब्द रटरटाए थे, पर यान को पता था कि ये हमले की शुरुआत है। सुरंग में हंगामा होने वाला था और यान पहले से ही इसके लिए तैयार था।
अब उसे फुर्ती दिखानी थी, ज्ञानी को बचाना था, उसे अगवा होने से रोकना था और साजिशकर्ताओं के जाल कसने से पहले विगोर से संपर्क करना था। यान ने अपने साथियों को सावधान रहने को कहा, क्योंकि वो अब उनसे दिमाग के जरिए बात करने वाला था। उसके अंदाज से साफ था कि वो कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था, बल्कि वो किसी बड़े खतरे के लिए तैयार हो रहा था जहां बोलना भी जानलेवा हो सकता था। उसने उन्हें शांति से सुनने और कोई भी इशारा न करने को कहा। यान ने बताया कि दुश्मन ट्रेन पर कब्जा कर चुके हैं। जैसे ही वे सुरंग में घुसेंगे, वे किसी को अगवा करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम जरा भी चौंके तो ये दुश्मन के लिए फायदे की बात होगी। एलीट यूनिट के कैडेटों के सामने जो दुश्मन थे, वे कंडक्टर और स्टाफ का भेष धरे हुए थे। ये छिपने का सबसे अच्छा तरीका था, बिना किसी शक के कहीं भी आना जाना और सबके बीच मौजूद रहना। यान को ये भी शक था कि कुछ विलेन यात्रियों के बीच भी बैठे हो सकते हैं, साधारण कपड़ों और चेहरों के पीछे छिपे हुए। ये सोचकर ही ट्रेन का डिब्बा अचानक असुरक्षित लगने लगा, जैसे कोई भी अजनबी छुरा घोंपने का इंतजार कर रहा हो। क्रूअल ने एक कमीनी मुस्कान के साथ सबको याद दिलाया कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक मिशन नहीं मिला है, इसलिए उसका यान की बातें मानने का कोई इरादा नहीं है। ये उसकी बहादुरी नहीं थी, बल्कि लीडर को नीचा दिखाने की एक ओछी हरकत थी। अगले ही पल यान ने उस रईस को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर घूम गया। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। फिर ठंडे दबदबे के साथ यान ने पूछा कि क्या किसी और को कुछ पूछना है। उसने साफ कर दिया कि दुश्मन के हमला करने से पहले वो अनुशासन बनाए रखेगा। लोरेना बियोवुल्फ को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने शक भरी नजरों से पूछा कि यान को इतना पक्का कैसे पता है, जैसे उसने दुश्मन की पूरी योजना पहले से ही पढ़ ली हो। यान ने बिना किसी लागलपेट के बताया कि उसे इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन से एक गुप्त आदेश मिला था। उसी आदेश की वजह से उसने उत्तर के इलाकों को चुना था। वो पहले से तैयार था, क्योंकि ये सफर कभी भी मामूली नहीं था, बल्कि ट्रेन चलने के वक्त से ही ये एक गुप्त मिशन था। लोरेना बियोवुल्फ को सिर्फ दिलासा नहीं चाहिए था, उसे सब कुछ साफ साफ जानना था। पिछली दहशत की वजह से उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसने अपने साथी से पूछा कि आखिर खतरा कैसा है, कौन हमारा पीछा कर रहा है, और इन सब के पीछे असली चेहरा किसका है। योद्धा को अभी ये तो नहीं पता था कि दुश्मन कितने हैं, पर उसे ये जरूर पता था कि वे करना क्या चाहते हैं। उसकी नजरें टिकी हुई थीं और आवाज में दम था। भले ही उसे दुश्मनों की गिनती न पता हो, पर वो पक्के तौर पर जानता था कि वे कौन हैं। यान ने वो नाम लिया जिसे सुनते ही लोरेना की बेचैनी एक ठंडे यकीन में बदल गई, क्रांतिकारी सेना। उनके ही जासूसों ने बड़े ही शातिर तरीके से उन वीआईपी लोगों को अगवा करने की साजिश रची थी। इसी वजह से ट्रेन के ये चमचमाते गलियारे अब किसी जाल की तरह लगने लगे थे। खिड़कियों के बाहर दुनिया धुंधली होती जा रही थी और ट्रेन अपनी रफ्तार में मगन थी। वो ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे गलियारों में कोई विलेन न घूम रहा हो और अंदर बैठे खतरे से उसे कोई लेना देना न हो। डिब्बे के अंदर कंडक्टर दबी जुबान में साजिश रच रहे थे। एक ने सबको मोमबत्ती की तरह सुला देने की बात कही, तो दूसरे ने बेहोश करने वाली गैस इस्तेमाल करने की एक बुज़दिल तरीका, जिससे बेहोश लोगों को मालगाड़ी के डिब्बे में फालतू सामान की तरह भर दिया जाए। उनमें से एक विलेन हाथ में तलवार लिए खड़ा था, जिसकी चमक डरावनी थी। उसने बाकियों को चेताया कि आम मुसाफिर उतने लाचार नहीं हैं जितने दिखते हैं। भीड़ में कोई स्पेशल यूनिट का बंदा भी हो सकता है, जिसकी नजरें तेज और हाथ फुर्तीले हों। एक कंडक्टर अपने साथियों को देखकर हैरान रह गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर काम गैस और खामोशी से हो सकता है तो फिर तलवारों की क्या जरूरत। जब वे कह रहे थे कि बिना लड़ाई के काम हो जाएगा तो फिर हथियार क्यों निकाल रहे हैं। तभी जैसे सन्नाटा चीरता हुआ कुछ हुआ। लोरेना बियोवुल्फ अचानक उनके बीच आ गिरी, जैसे छत ने ही उन्हें धोखा दे दिया हो। हाथ में तलवार और तेवर सख्त। विलेन उसे देखकर सन्न रह गए क्योंकि उन्हें इस औरत के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसका पहला ही वार एकदम सटीक था। एक ही झटके में लोरेना ने विलेन की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए, जैसे वो फौलाद नहीं बल्कि कांच की बनी हो। पहले 2 हमलावर तो बस देखते ही रह गए। उन्होंने अपने साथी को पीछे गिरते देखा और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई डरी-समी मुसाफिर नहीं बल्कि एक माहिर योद्धा है, जिसकी शांति में भी मौत का पैगाम छिपा है। जिसकी तलवार टूटी थी वो दर्द और डर के मारे चीख उठा। उसने अपना घाव पकड़ा और चिल्लाने लगा कि लोरेना ने उसे बर्फ के टुकड़े से काट दिया है, जैसे वो चोट असली न होकर बहुत ठंडी और अजीब हो। जैसे ही उन्होंने हथियार पर जमी वो बर्फ जैसी चमक देखी, अपराधियों को सारा माजरा समझ आ गया। बर्फ की तलवार कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक खास निशानी थी जो सिर्फ एक ही खानदान की हो सकती थी। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखने लगा। उनका पाला एक बियोवुल्फ से पड़ा था, सिर्फ नाम की रईस नहीं बल्कि एक ऐसे खानदान की वारिस जिसका नाम ही खौफ और बहादुरी की जंगों से जुड़ा था। और इधर ट्रेन अपनी धुन में उत्तरी इलाकों की ओर भागी जा रही थी। उसकी पटरी की आवाज अंदर हो रही हिंसा का मजाक उड़ा रही थी, जैसे उसे किसी के खून या राज से कोई मतलब न हो। उस अफरातफरी में लिया और जॉन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पहले से शक था कि कोई स्पेशल यूनिट साथ है, पर लेडी लोरेना बियोवुल्फ को खुद तलवार लिए सामने देखना उनके लिए किसी बड़े खुलासे से कम नहीं था। विलेन बड़े घमंड से मुस्कुराए, जैसे उन्हें कोई बड़ा शिकार मिल गया हो। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और सोचने लगे कि एक बियोवुल्फ को पकड़कर ऊपर वालों से कितनी तारीफ और फिरौती मिलेगी। लोरेना ने उनके तानों का जवाब अपनी बर्फीली नजरों से दिया। उसने सीधा उनके मुंह पर कहा कि वे क्रांतिकारी सेना के कचरे हैं, जो नारों के पीछे छिपकर बुजदिली वाले काम करते हैं। वो न तो उनके हथियारों से डरी और न ही उनकी तादाद से, बल्कि उसकी आवाज और सख्त हो गई। उसने धमकी दी कि इस गुंडागर्दी की सजा उनके परिवारों को भी भुगतनी पड़ेगी। इस रात से बहुत पहले लोरेना बियोवुल्फ को अपना घर छोड़ना पड़ा था जब वो सिर्फ एक बच्ची थी। वो विदाई आसान नहीं थी, जिम्मेदारियों और हालात ने उसका बचपन बहुत जल्दी छीन लिया था। आने वाले सालों में उसने एक स्पेशल यूनिट ज्वाइन की जिसका बस एक ही मकसद था, अपने भाई को गायब करने वाले गुनहगारों को ढूंढना। हर मिशन और क्रांतिकारी सेना की हर खबर उसके लिए एक सुराग थी जिससे वो उनके गले तक पहुंच सके। अब बदले की ये आग पक्के इरादे में बदल चुकी थी। लेडी लोरेना ने ऐसे बात की जैसे किस्मत ने आखिरकार उसे वो मौका दे दिया जिसका उसे इंतजार था। उसने क्रांतिकारी सेना के उन लोगों का शुक्रिया किया कि वे उसके हाथ लग गए और जता दिया कि आज रात वो किसी पर रहम नहीं करने वाली। सिपाही उसकी बातों पर हंसे, उन्हें उसका गुस्सा डरावना नहीं बल्कि मजेदार लगा। वे अपनी लाल तलवारें उठाकर हमले के लिए तैयार हो गए, जैसे उन्हें भरोसा हो कि सिर्फ बेरहमी से ही जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने ताना मारा कि लोरेना को अपने खानदान के पापों के बारे में तो पता ही होगा। उनकी नजर में रईसों की इज्जत सिर्फ एक नकाब थी जिसे वे फाड़कर फेंकना चाहते थे। उन्होंने गुस्से में पूछा कि उसे क्या लगता है, उसके खानदान की अय्याशी का पैसा कहाँ से आता है, जबकि सिपाहियों के परिवार सड़े हुए खाने और झूठे वादों पर गुजारा कर रहे हैं। उनका गुस्सा जलन और नफरत बनकर फूट रहा था। लोरेना ने अपनी तलवार और मजबूती से पकड़ी।
उसने उन्हें याद दिलाया कि बियोवुल्फ खानदान हमेशा से साम्राज्य और उत्तरी इलाकों की ढाल रहा है। वे रक्षक हैं, लुटेरे नहीं, और उसने कसम खाई कि वो गद्दारों को जीतने नहीं देगी। उसके लिए बात एकदम साफ थी, क्रांतिकारी सेना साम्राज्य और उन उत्तरी इलाकों के लिए खतरा थी जो उसकी ताकत पर टिके थे। लोरेना की नज़र में वे कोई आदर्शवादी नहीं बल्कि बुराई की औलाद थे, जिन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी था। तभी अचानक कुछ खौफनाक हुआ। डिब्बे की खिड़कियां धमाके के साथ अंदर की तरफ टूट गईं। कांच के टुकड़े बर्फीली बारिश की तरह हर तरफ फैल गए, जिससे पूरा डिब्बा कांच के तीखे टुकड़ों के तूफान में बदल गया। गैंग का एक बंदा हक्का बक्का होकर पीछे हटा। उसका अगले डिब्बे के साथियों से संपर्क टूट गया था और वहां का सन्नाटा उसे डरा रहा था, जैसे किसी ने चीखों पर दरवाजा बंद कर दिया हो जिसे वो सुन नहीं सकता था। उसके सामने खड़ा क्रांतिकारी सेना का आदमी अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी रीढ़ पकड़ ली हो। जब उसने अपने सामने रास्ते में दीवार की तरह खड़े उस शख्स को देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। लंबे कोट में एक ऊंचे कद का आदमी धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दरिंदगी थी। उसकी नजरें किसी ऐसे को ढूंढ रही थीं जिसे वो सजा दे सके, और उसके सामने खड़े वो दो विलेन उसके गुस्से का शिकार बनने के लिए एकदम सही थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती रही, जैसे अपने ही डरावने सपनों से भाग रही हो। एक डिब्बे के फर्श पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था और चारों तरफ खून के धब्बे थे, इस बात का सबूत कि वहां मौत का खेल शुरू हो चुका है। ये सब करने वाले शख्स ने बड़े घमंड से अपनी तलवार का नाम लिया। उसने उसे शाही खजाने की एक शानदार तलवार बताया, जो ताकत और कत्लेआम की निशानी थी। वो उसे ऐसे चला रहा था जैसे वो तलवार सिर्फ उसी के लिए बनी हो। क्रूएल ड्वाइट, जो एक बड़ा नाइट और स्वभाव से जल्लाद था, ने चैन की सांस ली। उसे अपनी इस दरिंदगी से घिन नहीं बल्कि सुकून मिल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो खून खराबे को कितना मिस कर रहा था, क्योंकि यही उसकी ताकत का असली सबूत था। उसने गलियारे की तरफ एक कमीनी चमक के साथ देखा और पहले से ही अगली लाश का अंदाजा लगाने लगा। उसने मन ही मन जॉन को चेतावनी दी कि तैयार हो जाओ, क्योंकि ड्वाइट अब उसे मारने वाला था और ये सोचकर ही वो खुश था। ट्रेन के पहले डिब्बे में दोबारा जिंदा हुई जादूगरनी मून ने अपनी जादुई शक्तियों से कुछ महसूस किया। उसने यान से बड़े घमंडी अंदाज में बात की, उसे छोटा कहा जैसे कि यान की हड़बड़ी उसके लिए बस एक मामूली बात हो जिसे वो सिर्फ मजे के लिए झेल रही हो। हवा में ऐसे तैरते हुए जैसे जमीन पर चलना उसकी शान के खिलाफ हो। मून ने उस योद्धा को डांटा कि वो उसे छोटी मोटी बातों के लिए बार बार न बुलाए। उसके लहजे में घमंड और चिढ़ थी, जैसे कोई रानी अपने नौकर को टोक रही हो। यान ने बिना डरे जवाब दिया। उसने बड़े ठंडे दिमाग से जादूगरनी को याद दिलाया कि कर्ज भुला देने से खत्म नहीं हो जाता और उसे अभी भी पिछला उधार चुकाना बाकी है। वे डिब्बे की छत पर उतरे, जहां हवा उनके कपड़े फाड़ रही थी और रात का शोर गूंज रहा था। वहां खड़े होकर यान ने मून को अंदर चलने को कहा। उसने साफ कहा कि उनकी ईगो से ज्यादा जरूरी उस बूढ़े ज्ञानी को बचाना है, इससे पहले कि क्रांतिकारी सेना उसे तोड़ दे। इससे पहले लेडी लोरेना क्रांतिकारी सेना का सीधा सामना करने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ गई थीं। उनके पीछे क्रूएल ड्वाइट पीछे के डिब्बों में बड़ी बेरहमी से सफाई कर रहा था ताकि दुश्मन को पीछे से घेरने का मौका न मिले। मोमोन ने छत के रास्ते आगे जाने का सोचा ताकि नीचे के गलियारों से बच सके। इस चालाकी ने मून का दिल जीत लिया। उसने उसे शातिर कहा और उसकी तारीफ में एक तरह का मजा था, जैसे उसे बहादुरी से ज्यादा चालाकी पसंद हो। लोरेना मोमोन की उम्मीद से ज्यादा काबिल निकली और यान को इस बात की खुशी थी कि मून ने पिछली बार उसे मारा नहीं था।
एक बियोवुल्फ न तो सिर्फ दोस्त हो सकती है और न ही सिर्फ दुश्मन। लोरेना एक टाइम बम की तरह थी जो किसी भी वक्त उनके प्लान का संतुलन बिगाड़ सकती थी। मोमोन को अभी भी शक था कि उस बूढ़े ज्ञानी को बचाना जोखिम उठाने लायक है या नहीं। यान ने बिना झिझक उसे बताया कि ह्यूगोर को बचाना कोई रहम का काम नहीं है, वो यान के बड़े गेम प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यान ने आगाह किया कि क्रांतिकारी सेना से ये लड़ाई सिर्फ एक बार की नहीं है, ये बार बार होने वाली जंग है। उस भविष्य में उस ज्ञानी से ज्यादा काम का कोई नहीं होगा। अगर ह्यूगोर यान के साथ होगा तो आगे की लड़ाइयां जीतना बहुत आसान हो जाएगा। मून को आवाज देते हुए योद्धा तेजी से आगे बढ़ा। ट्रेन की छत उसके नीचे कांप रही थी और वो बड़ी हड़बड़ी में आगे उड़ा, जैसे उसे डर हो कि अगर एक पल भी गवाया तो वो उस इकलौते इंसान को खो देंगे जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ट्रेन के एक डिब्बे में बंद दरवाजों के पीछे कुछ बहुत बुरा हो रहा था। एक औरत की हंसी गूंजी, बहुत तेज और बहुत खुश, जैसे किसी को सताना उसके लिए कोई निजी मजाक हो। उसकी हंसी में वो घमंड था जिसे लगता है कि सारी ताकत उसी के पास है। वो औरत लगातार हंसती रही, उसकी हंसी कानों को चुभने वाली थी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था और वो हर पल का लुत्फ उठा रही थी, जैसे उसे पता हो कि खेल उसी के हाथ में है। उसके सामने उस छोटे से केबिन में ह्यूगोर पड़ा था, वही ज्ञानी जिसने कभी सम्राट और राजकुमार को पढ़ाया था। उसे बांधकर फर्श पर फेंक दिया गया था। वो विलेन उसे डरा धमका रही थी, जैसे ये उसका आखिरी सवाल हो, और वो डर और बेइज्जती से उसका हौसला तोड़ना चाहती थी। क्रांतिकारी सेना के 7वें कोर की कमांडर हेला बड़ी बेरहमी से पूछताछ कर रही थी। उसने सबूत मांगे और ह्यूगोर को ये कबूल करने पर मजबूर किया कि वही सम्राट का गुरु था, जैसे वो मारपीट कर उसकी पहचान उगलवाना चाहती हो। हेला ने सोचा कि इतना बुद्धिमान आदमी पुरानी भाषाएं जरूर जानता होगा। थका और बंधा होने के बावजूद ह्यूगोर ने बड़ी शांति से जवाब दिया और माना कि हाँ, उसे कुछ बातों का ज्ञान है, पर उसने ये जानकारी ऐसे दी जैसे किसी वार को टालने की कोशिश कर रहा हो। हेला की जिज्ञासा अब कुछ अजीब और मजाक उड़ाने वाली हो गई। उसने कुत्तों की भाषा के बारे में पूछा और दावा किया कि जानवरों के भी अपने कोड होते हैं और कुत्ते आपस में ऐसी बातें करते हैं जिन्हें बेवकूफ लोग कभी समझ नहीं पाते। उसकी ये सनक उस खतरे को और भी अजीब और खतरनाक बना रही थी। उसने गुस्से में अपना हाथ झटका और ह्यूगोर को फौरन भौंकने का हुक्म दिया। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। जब वो बूढ़ा विद्वान हिचकिचाया तो उसने उसे ऐसी डरावनी नजरों से देखा कि बेचारा अपनी इज्जत भूलकर जान बचाने के लिए उसकी बात मानने को मजबूर हो गया। जैसे ही उस बूढ़े ने भौंकना शुरू किया, क्रांतिकारी सेना की कमांडर जोर जोर से हंसने लगी। मजाक उड़ता देख उस बूढ़े ने शर्माते हुए अपनी बात साफ की। उसने कहा कि उसकी अजीबोगरीब भाषा में इस आवाज का मतलब तारीफ करना है, यानी वो उसे बहुत खूबसूरत बता रहा था। ट्रेन की हिलती हुई छत पर खड़े होकर यान ने गौर से देखा और समझ गया कि नीचे डिब्बे में 2 लोग छिपे हैं। मोमोन ने उसे धीरे से आगाह किया कि हर खतरे के लिए तैयार रहे। इधर शाही सलाहकार ह्यूगोर ने अपनी एक और अजीब हरकत दिखाई। उसने बिल्लियों की तरह जीभ बाहर निकाली, जो देखने में बहुत ही बेतुका लग रहा था। जब उस बूढ़े विद्वान ने भौंकने के बाद म्याऊं किया तो जादूगरनी को उस पर शक होने लगा। उसे लगा ही नहीं कि ऐसा आदमी मौत और जिंदगी की जंग में उनके किसी काम आ पाएगा। पर यान, जो ह्यूगोर की काबिलियत को जानता था, बस एक ठंडी सांस लेकर रह गया। उसे पता था कि ये बूढ़ा है ही ऐसा। उस नाइट को ये देखकर सबसे ज्यादा अजीब लगा कि वो बूढ़ा साम्राज्य के फायदे के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने में जरा भी नहीं कतराता। ह्यूगोर के लिए सम्मान कोई बड़ी चीज नहीं थी,
उसके लिए बस काम निकलना और जिंदा रहना मायने रखता था। हेली जोर से हंसी और हुगोर को सबसे बढ़िया बताया, हालांकि उसके लहजे में तारीफ और मजाक दोनों मिले हुए थे। उसने बातों बातों में ये भी बता दिया कि कैसे उसने साम्राज्य के वैज्ञानिकों को उनके घमंड की सजा दी और उन्हें मार डाला। हुगोर को ये देखकर चैन मिला कि वो खुश है, जैसे उसकी ये खुशी उसे आने वाले खतरे से बचा लेगी। उसका हाथ तलवार की मूठ की तरफ बढ़ा। लाइट इरेक्टस की वो तीसरी शिष्या अब अपने ही फैलाए जाल में फंसती जा रही थी। वो हमला तो करना चाहती थी, पर उसे एहसास हुआ कि किस्मत ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां से पीछे हटना आसान नहीं था। जब उसने अपने दादाजी के साथ बिताए वक्त के बारे में बताया तो उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जिससे हुगोर को बेचैनी होने लगी। उसकी मासूम बातों के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था, जिसे महसूस करके हुगोर का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। कमांडर का दायां हाथ सफेद पट्टियों से कसकर लिपटा हुआ था, जैसे वो पट्टियां अंदर छिपे किसी बड़े खतरे को रोकने की कोशिश कर रही हों। अगले ही पल पट्टियों के नीचे की मांसपेशियां भयानक तरीके से फूलने लगीं और पट्टियां फट गईं। हेली के चेहरे पर एक शिकारी जैसी मुस्कान आ गई। उसने ऐलान किया कि अब उन चूहों को पकड़ने का वक्त आ गया है जो आसपास छिपे हुए हैं। वो अपनी जगह से बिजली की फुर्ती से उछली और अपनी तलवार से एक जानलेवा वार किया। उसके वार की तेजी से ये साफ था कि अब वहां मौजूद कोई भी उसका शिकार बनने से नहीं बच सकता। यान की नजर से इतनी बड़ी ताकत नहीं छिप सकी। छत पर खड़े खड़े उसे ट्रेन के लोहे के ढांचे में होने वाली कंपन महसूस हुई और उसने हेली की असली ताकत का अंदाजा लगा लिया। ट्रेन की छत पर अचानक एक तेज रोशनी फैली, जिससे पूरा इलाका चकाचौंध हो गया। चारों तरफ सिर्फ चमक थी और ऐसा लगा जैसे वक्त एक पल के लिए वहीं रुक गया हो। कमांडर अब भी हंस रही थी, पर साथ ही वो बाहर की कड़ाके की ठंड की शिकायत भी कर रही थी। उस ठंडी हवा में उसकी सांसों से धुएं के बादल बन रहे थे। वो बड़े मजे में सामने की ओर देख रही थी और ट्रेन को पुराना खटारा कह रही थी। उसने ताना मारते हुए कहा कि यहाँ कुछ चूहे उसे चुनौती देने की जुर्रत कर रहे हैं। अचानक उसके पीछे से चूहों के चीखने जैसी आवाज आई। हेली के चेहरे के भाव फौरन बदल गए और उसने शक भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। नीले आसमान के नीचे एक लंबी और तेज तलवार बिजली की तरह चमकी। डिब्बे के अंदर कमांडर और 5वीं रैंक के नाइट सर काइल एक दूसरे के आमने सामने मुकाबले के लिए तैयार खड़े थे। उस बहादुर जवान नाइट ने अपनी तिरछी नजरों से हुगोर की तरफ देखा और उसका हाल पूछा। आखिर वो उन्हें ही छुड़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आया था। शहजादे और सम्राट के गुरु ने यान की समझदारी की तारीफ की। यान ने जिस तरह से दुश्मन का ध्यान भटकाकर सही वक्त पर अंदर कदम रखा, वो वाकई काबिले तारीफ था। हेली ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और यान का मजाक उड़ाते हुए उसे बच्चा कहा। वो क्रूरता से पूछने लगी कि क्या उसे सुअरों की भाषा आती है, क्योंकि वो उसे कसाई के घर के सुअर की तरह रुलाने वाली थी। यान भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने फौरन पलटकर जवाब दिया कि सुअरों की भाषा तो उसे अच्छे से आती होगी, क्योंकि वो खुद वैसे ही चिल्ला रही है। ये सुनते ही हेली गुस्से में गालियां बकने लगी। उस छोटी सी मुलाकात में ही जादूगरनी समझ गई कि हेली कम से कम 5वें लेवल की योद्धा है। यान को भी उसकी तलवार से एक अजीब और बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। वो तलवार स्वॉर्ड ऑफ वाइटनेस के नाम से मशहूर थी, जो लाइट इरेक्टस खानदान की निशानी थी। हेली पक्का उन्हीं की कोई खास शिष्या थी। यान ने अपनी उस पुरानी तलवार को मजबूती से पकड़ा जिससे उसने कई बार पहाड़ों में शिकार किया था।
उसने तय कर लिया था कि इस लड़ाई को अब यहीं खत्म करना होगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, पीछे से एक बर्फीली आवाज आई जिसने उसे रोक दिया। किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार टिका दी थी और उसे हिलने से मना किया। इरेक्टस वेरा की चौथी शिष्या ने हुगोर की गर्दन पर तलवार रख दी और यान को अपना हथियार डालने का हुक्म दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उस बूढ़े का सिर उड़ा देगी। अचानक पासा पलटता देख यान घबरा गया। उसने मोमोन से पूछा कि क्या वाकई सिर्फ 2 ही दुश्मन थे, पर मोमोन खामोश रही। मोमोन ने पहले 2 ही लोग बताए थे, पर यान को लगा कि शायद उसने हुगोर को ही दुश्मन समझ लिया होगा, क्योंकि हुगोर की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर की उस तनातनी के बाद यान ने बेमन से अपनी तलवार नीचे डिब्बे के फर्श में गाड़ दी। हेली ने उसे डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाया। यान ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और उसे याद दिलाया कि अभी तो वो उसे सुअर की तरह रुलाना चाहती थी। जब वो यान की तरफ बढ़ी तो वो बिल्कुल साधारण दिख रही थी। उसके शरीर की वो भयानक ताकत अब नजर नहीं आ रही थी। लेकिन देखते ही देखते उसका हाथ फिर से भयानक तरीके से फूलने लगा और ताकत से भर गया, जैसे वो कोई हथियार हो। यान के पास अब वक्त नहीं बचा था। हेली अब उसे रुलाना नहीं, बल्कि उसका सिर कुचल देना चाहती थी। वो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। वो बहादुर लड़का अब बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ से हेली और दूसरी तरफ से उसके साथी उसे घेर रहे थे। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, पर तभी उसकी वफादार साथी ने बीच में आकर उसे बचा लिया। बियोवुल्फ खानदान की लोरेना अपनी मशहूर तलवार लिए सामने आ गई। उसने मुस्कुराते हुए यान की मदद की। डिब्बे की सारी खिड़कियां एक साथ धमाके के साथ टूट गईं और कांच के टुकड़े चारों तरफ बर्फ की तरह बिखर गए। लोरेना के आते ही डिब्बे के अंदर की हवा जमने लगी। फर्श और दीवारों पर बर्फ की सुंदर और बारीक परतें जमने लगीं। जैसे पहले ड्वाइट के साथ हुआ था, वैसे ही यहाँ भी जमीन से बर्फ के नुकीले पत्थर और भाले निकलने लगे। क्रांतिकारी सेना के सामने डटकर खड़ी लोरेना ने अपनी तलवार उठाई और बर्फीले तूफान से दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश की। अचानक वो लड़की खांसने लगी, क्योंकि गिरते हुए तापमान की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लोरेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे पूरा डिब्बा बर्फ से भर गया था। पर उसका शरीर ये बोझ नहीं सह पा रहा था और उसकी नाक से खून बहने लगा। अब वो कुछ देर तक दोबारा ऐसा तूफान नहीं ला पाएगी, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी पीछे से किसी अनजान आदमी ने शोर मचाने के लिए उसे टोका। लोरेना ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन है। एक हट्टा कट्टा आदमी डिब्बे में घुसा और लोरेना के खानदान का मजाक उड़ाया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे यान ने उसे बताए थे। किसी ने भी पहले ऐसा दुश्मन नहीं देखा था जो अपनी काली ताकत से बर्फ को खत्म कर सके। वो उसी डिब्बे से निकलकर आया था जहां ड्वाइट था। लोरेना उसे गौर से देखने लगी। उस आदमी ने चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वो वाकई बियोवुल्फ खानदान की है। ये सुनकर लोरेना को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। ये सारी भागदौड़ और लड़ाई ट्रेन के पिछले हिस्से में चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट हार मानकर घुटनों पर बैठा था। वो यान पर बहुत ज्यादा गुस्से में था और ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उससे कैसे हार गया। क्रूर ड्वाइट का सामना इस बार जिससे हुआ था, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का बंदा था, इतना ताकतवर कि उसके सामने पुराने सारे मुकाबले बच्चों के खेल जैसे लग रहे थे। उस अजनबी के आसपास की हवा भी भारी महसूस हो रही थी, जैसे सारी ताकत उसकी मांसपेशियों और खामोशी में सिमट आई हो।
वाइट को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसका पाला किसी ऐसी चीज से पड़ा है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो आदमी अपनी हार को लेकर मन ही मन कुढ़ रहा था। चेरिल की बातें और जंग के नतीजे उसके दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। लेकिन लोरेना बियोवुल्फ ने एक पल के लिए भी अपनी चौकसी कम नहीं होने दी। उसकी नीली आंखें उसी पर टिकी थीं, एकदम शांत और स्थिर। वो उसके कंधों की हर हरकत और उसके शरीर के बदलते झुकाव को गौर से देख रही थी, जैसे उसकी एक एक सांस से आने वाले खतरे को भांपने की कोशिश कर रही हो। उस अजनबी ने बड़े आराम से लेडी लोरेना की पतली तलवार को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया, जैसे वो फौलाद नहीं बल्कि कोई मामूली रिबन हो। उसकी ये आसानी देखकर लोरेना के दिल में डर बैठ गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये आदमी इंस्ट्रक्टर कमांडर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये खतरा इतना बड़ा था कि बचाव की हर कोशिश मजाक लग रही थी। लोरेना ने अपनी तलवार फिर से तेजी से आगे बढ़ाई, जिसकी नोक उस ताकतवर आदमी के सीने की तरफ थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने तलवार को सिर्फ अपने शरीर की ताकत से रोक दिया। लेकिन घमंड करने के बजाय उसने धीमी और शालीन आवाज में माफी मांगी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि बराबरी का कोई इंसान हो जो बस रास्ते में खड़ा हो गया है। नजरें झुकाकर उस रहस्यमय आदमी ने बड़े दुख भरे लहजे में बात की, जैसे उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक तयशुदा त्रासदी थी। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे बदला नहीं जा सकता था, जैसे उसने पहले भी कई बार लोगों को हारते हुए देखा हो और अब उसे किसी की आखिरी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी बाईं आंख से वैसी ही डरावनी रोशनी निकली जैसी किसी पुराने शैतानी राक्षस की खोपड़ी में दिखती है। वो रोशनी ठंडी और बिल्कुल बनावटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी बेदर्द रूह उसके जरिए बाहर देख रही हो, जिससे ट्रेन का वो डिब्बा किसी डरावने मंजर में बदल गया। अंदर ये सब भयानक चीजें हो ही रही थीं कि वो ट्रेन तेज आवाज के साथ बर्फीली पटरियों पर दौड़ती रही। खिड़कियों के बाहर की दुनिया बर्फ की चादरों और धुंधले कांच के पीछे कहीं खो गई थी। बाहर का नजारा बस एक धुंधला सा साया बनकर रह गया था, जैसे उत्तर की उस ठंड ने सब कुछ निगल लिया हो। उसने अपनी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया और उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। उसने कहा कि शायद किस्मत ने सिर्फ इस मुलाकात की वजह से ये मोड़ लिया है। उसने इल्जाम लगाते हुए और अफसोस जताते हुए कहा कि अगर उन दोनों के रास्ते कभी न मिलते तो उसे मरना नहीं पड़ता। उसे अपनी बातों के अंजाम का इतना पक्का भरोसा था जो शायद बाकी लोग अभी समझ भी नहीं सकते थे। एक तरफ लड़ाई में शामिल दोनों गुट खुद को संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ सामान रखने वाला डिब्बा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उस अंधेरी और तंग जगह में मुसाफिरों के सूटकेस कतारों में रखे हुए थे। वहां इतना सन्नाटा था कि सांस लेने की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। चेरिल कोई कमजोर नहीं थी, उसे लड़ना आता था और वो एक ट्रेंड नाइट थी, पर फिर भी उसे यहाँ छिपने का हुक्म मिला था। हालांकि वो सिर्फ 8वीं रैंक की थी, फिर भी उसने इम्तिहान पास करके शाही नाइट का खिताब जीता था। ये ऐसी बात थी जिस पर उसे गर्व होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे इस बात पर शर्म आ रही थी कि जब बाहर लोग खून बहा रहे थे तब वो चुपचाप छिपने को मजबूर थी। उस दम घोंटने वाली खामोशी में चेरिल के ख्यालों में लेडी लोरेना आई। उसे बस एक धुंधली सी उम्मीद थी कि उसकी सहेली डिब्बे के दरवाजे के उस पार अब भी सही सलामत होगी। लोरेना की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर उसके लिए एक सहारे जैसी थी और चेरिल मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि उसे कुछ न हो। पता नहीं क्यों अचानक चेरिल की आंखों के सामने एक डरावना मंजर आ गया, जैसे लोहे और लकड़ी पर खून के छींटे पड़े हों और एक तलवार फर्श पर गिर गई हो।
वो नजारा इतना साफ था कि उसकी सांसें अटक गईं, जैसे उसका डर उसे आने वाली मुसीबत की खबर दे रहा हो। उसने कल्पना की कि लोरेना बियोवुल्फ बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ते हुए बेदम पड़ी है और उसका शाही चोगा खून से लथपथ है। ये सोचकर चेरिल का दिल बैठ गया। उसे तो उसकी हिफाजत करनी थी, उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन उस ट्रेन को किसी के वादों या दुख की कोई परवाह नहीं थी। वो बस तेज रफ्तार से उत्तर की ओर एवलॉन की तरफ बढ़ती जा रही थी, चाहे कोई जिंदा बचे या नहीं। बड़े और खुरदरे नंगे पैर उस डिब्बे के बर्फीले फर्श पर धीरे धीरे और भारी कदमों के साथ पड़े। हर कदम के साथ बर्फ के टूटने की हल्की सी आवाज आ रही थी, जो उस बंद जगह में किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी कि कोई बहुत ताकतवर शख्स बिना किसी डर के अंदर आ चुका है। ये वही हट्टा कट्टा आदमी था जिसने पहले लेडी लोरेना का सामना किया था। उसकी परछाई अंदर आने से पहले ही उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसके पास आते ही हवा में एक तनाव सा फैल गया और वहां की ठंड भी अब अलग सी लग रही थी, जैसे वो ठंड बाहर के तूफान की नहीं बल्कि उसी की हो। उसने अपना सिर उठाया और बिल्कुल शांत नजरों से सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। उसने फिर से रहम की बात की, लेकिन ये कोई खाली शब्द नहीं था बल्कि एक फैसले जैसा था, जैसे उसने उसकी जिंदगी को तौला हो और उसे बहुत मामूली पाया हो। जाने के लिए मुड़ते हुए उस अजनबी ने अपना कंधा थोड़ा घुमाया, जैसे उसका काम खत्म हो गया हो। पर वो बीच में ही रुक गया, उसे आगाह करने के लिए कि अगर उसने ऐसे ही सिर झुकाए रखा और उन ताकतों के सामने हार मान ली जिन्हें वो समझती भी नहीं है, तो इसके नतीजे किसी अंधेरे में चली तलवार की तरह भयानक होंगे। उसने बातों बातों में ये भी कह दिया कि अगर वो चुपचाप बात मान लेती तो वो उसे छोड़ देता। लेकिन लेडी लोरेना ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में हार न मानने वाली चमक थी। उसने बड़ी बेबाकी और निडरता से उसे जवाब दिया और रहम की भीख ठुकरा दी। लोरेना की हिम्मत देखकर वो आदमी सच में हैरान रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से अपनी जान जोखिम में डाल देगी। उसने उसे बेवकूफ कहा और इस बात पर दंग रह गया कि उसे अंदाजा भी नहीं कि वो उसे हरा नहीं सकती। फिर उसने दावा किया कि उसका उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, जैसे उसकी जान बख्शना पूरी तरह उसके अपने हाथ में हो। लगातार हो रही लड़ाइयों की वजह से लोरेना काफी थकी हुई लग रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर में थकान साफ दिख रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो झुकने को तैयार नहीं थी। वो एक बियोवुल्फ थी जो टूटना मंजूर करेगी, पर किसी अजनबी के सामने झुकना नहीं। वो आदमी चुपचाप खड़ा होकर उस बहादुर लड़की की बातें सुनता रहा। लोरेना ने माना कि वो अपने परिवार के बाकी लोगों से अलग है। उसकी बातों में कड़वाहट भी थी और सच्चाई भी। ये कोई खुद पर तरस खाना नहीं था बल्कि मुश्किलों से सीखा हुआ सबक था। वो आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी ये ईमानदारी उसके लिए कोई मनोरंजन हो। उसने कबूल किया कि वो तलवारबाजी में कोई बहुत माहिर नहीं है और अक्सर गलत वक्त पर भावनाओं में बह जाती है। उससे भी बुरी बात ये थी कि उसके पास वो नजर नहीं थी जो बड़े बड़े योद्धाओं के पास होती है। उसने अपनी इन कमियों को इतनी बेबाकी से स्वीकार किया जैसे वो किस्मत को उसे आजमाने की चुनौती दे रही हो। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद लोरेना के पास उसकी तेज तलवार थी, वो हथियार जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। उस तलवार ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। उसने इसके साथ राक्षसों का सामना किया था और खौफनाक मंजर देखे थे। उसकी कमियां जो भी हों, ये तलवार इस बात का सबूत थी कि वो अब तक टिकी हुई है। और अगर जीतना नामुमकिन भी हुआ तो कम से कम वो एक बियोवुल्फ की तरह मरेगी, शायद विजेता बनकर नहीं, पर बिना टूटे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए।
ये कहते वक्त उसकी आवाज एकदम स्थिर हो गई, जैसे उसने मौत के डर को एक प्रतिज्ञा में बदल दिया हो। लोरेना की निडर बातें सुनकर वो रहस्यमयी आदमी आंखें बंद करके खामोश हो गया, जैसे वो किसी बहुत गहरी बात के बारे में सोच रहा हो। कुछ सेकंड तक वहां सन्नाटा रहा। फिर उसने आंखें खोलीं और बड़ी गहराई से उसे देखते हुए माना कि उसकी हिम्मत में कोई शक नहीं है। उसके हिसाब से हर लड़ाई हमेशा जिंदगी और मौत का खेल होती है, कोई इज्जत या नाम कमाने का जरिया नहीं। उसने कहा कि लोरेना ने अपनी बातें और अपना रास्ता चुनकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसी गलती जिसका अंजाम उसे इस ट्रेन और इस डिब्बे के बाहर भी भुगतना पड़ेगा। उसने अपनी भारी मुट्ठी कसी और बाजू की मांसपेशियां इतनी फुलाई कि वो पत्थर जैसी सख्त दिखने लगीं। एक भारी और डरावनी आवाज में उसने अपना परिचय दिया, ब्लैक टाइगर क्यूपिड। ये नाम कम और एक चेतावनी ज्यादा लग रहा था। अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए क्यूपिड ने वार करने की तैयारी की। वो थोड़ा झुका, उसके कंधे तने और हवा तक कांपने लगी जब उसने अपनी माउंटेन टाइगर स्ट्राइक के लिए पोज बनाया। वो साफ तौर पर दिखाना चाहता था कि वो असल में कितना ताकतवर है। उस टूटे हुए डिब्बे के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। ऊपर सिर्फ अंधेरा आसमान था, जैसे कोई खुला घाव हो जहां से दूर के सितारे चमक रहे थे। वो सितारे इस इंसानी जद्दोजहद को बड़ी बेरुखी से देख रहे थे, जैसे उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। इरेक्टस वारिस, जो चौथा शिष्य था, फटी आंखों से सामने देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ हुआ था वो उसकी सोच से बिल्कुल उलट था, और इसी सदमे की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके ग्रुप के हारने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उनके पास लोग ज्यादा थे, दबाव था और बढ़त भी थी। उन्होंने तो दुश्मन को निहत्था कर दिया था और एक को बंधक भी बना लिया था। फिर भी हकीकत ने उनके सारे गणित को वैसे ही बिगाड़ दिया जैसे कोई हाथ मारकर बिसात उलट देता है। 7वीं कोर की कमांडर हेली अब एक विशाल तलवार की मदद से डिब्बे की दीवार से चिपकी हुई थी। वारिस को समझ नहीं आ रहा था कि पासा इतनी बुरी तरह कैसे पलट गया। अपनी लीडर को इस हाल में देखना उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उसने हेली के मुरझाए हुए चेहरे को देखा, जो पहले के आत्मविश्वास से बिल्कुल अलग था। उसके मन में कड़वाहट भर गई। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? उनकी जीत इतनी जल्दी हार में कैसे बदल गई? उसके बार बार पूछे जाने वाले सवालों ने सामने खड़े उस आदमी को और चिढ़ा दिया जिसके हाथ थोड़े अजीब थे। वो काफी चिड़चिड़ा लग रहा था, जैसे वारिस की उलझन उसे एक बेइज्जती लग रही हो। ये यान था, उसका हाथ एक काले भेड़िए की तलवार जैसा बन गया था, जो बिल्कुल अंधेरे से तराशा हुआ लग रहा था। उसने बड़ी बेरुखी से कह दिया कि आज के उसके दुश्मन बहुत कमजोर थे। उसके कहने का मतलब था कि ये लोग उसके रास्ते का बस एक छोटा सा रोड़ा थे। उसके पीछे शाही सलाहकार हुगोर घबराकर आगे आए और पूछने लगे कि क्या सब खत्म हो गया है। यान ने उनसे शांत रहने को कहा। उसकी आवाज में भरोसा था पर वो चौकन्ना भी था। उसने साफ कह दिया कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। वारिस ने पूछा कि आखिर इतने कम उम्र के नाइट ने क्रांतिकारी सेना के हमलों को इतनी आसानी से कैसे नाकाम कर दिया। यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे उसे पता था कि हारने वाला यही सवाल पूछेगा। सच तो ये था कि यान को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद थीं, जब उसने वारिस के गुरु लाइट स्वॉर्ड इरेक्टस को हराया था। यान जानता था कि वो मशहूर तलवार पहले भी टूट चुकी है। उसे ये भी पता था कि ये लोग तो सिर्फ चेले हैं, असली इरेक्टस नहीं, जो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सामने खड़ा हो। यान को हेली की वो फुर्ती और हमला करने का अंदाजा याद आया।
फिर भी उसका हौसला नहीं डगमगाया। चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े, वो क्रांतिकारी सेना से नहीं हारने वाला था। उसका इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। फिर यान ने हार मान चुके वारिस की तरफ देखा और बड़े आराम से पूछा कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है। ये सवाल सुनकर वो जवान शिष्य चौंक गया, क्योंकि ये गुस्से में दी गई कोई धमकी नहीं थी, बल्कि बड़ी शांति से दिया गया एक ऑफर था। यान ने कहा कि अगर वारिस ने उसके सवालों के सही जवाब दिए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उसने सावधानी से अपना लॉकेट खोला और उसके अंदर की चीज दिखाई। उसने उसे ऐसे पकड़ा ताकि वारिस उसे साफ देख सके। ये कोई सौदा नहीं था, बल्कि किसी बंद दरवाजे की चाबी दिखाने जैसा था। जैसे ही वारिस ने लॉकेट के अंदर का वो निशान देखा, उसे जोर का झटका लगा। उसकी सांसें अटक गईं और उसकी आंखों में एक ऐसा डर दिखा जो शायद किसी पुरानी और डरावनी चीज के लिए ही हो सकता है। वारिस का चेहरा तुरंत उतर गया और उसके माथे पर एक लाल निशान उभर आया। उसके कनपटी पर पसीना आ गया। उसके चेहरे के भाव इतनी तेजी से बदले कि लगा जैसे उस लॉकेट ने उसके अंदर किसी श्राप को जगा दिया हो। वारिस ने बड़ी मुश्किल से फुसफुसाते हुए शुरुआत का निशान कहा। उसकी आवाज में खौफ साफ था। यान को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था और वो उलझन में पड़ गया। वारिस बुरी तरह घबरा गया। उसकी गर्दन के पास एक छाला सा उभर आया। वो यान से रुकने की भीख मांगने लगा। उसकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे उसे पता हो कि उसके अंदर कुछ भयानक होने वाला है। पर वो बदलाव बहुत तेजी से हुआ। उसके चेहरे पर छाले पड़ने लगे, जैसे उसकी खाल के नीचे कोई जहर उबल रहा हो। उसने दम तोड़ते हुए कहा कि वो अब और कुछ नहीं बोल सकता। उसका शरीर जवाब दे रहा था।